मिस्टर वी आर शर्मा मौजूद हैं। शर्मा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले तो आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शानदार नंबर कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किए थे और जिसमें अच्छी डिमांड भी दिखाई पड़ी, अच्छा रियलाइजेशन भी दिखाई पड़ा, डेट का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन भी दिखाई पड़ा, एक्सपोर्ट मार्केट भी दिखाई पड़ा। तो इस सब चीज़ों के मद्देनज़र आगे चल के कैसे नंबर्स कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखेंगे? ये जो इस तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी ने बनाई है, ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होगी? धन्यवाद, नमस्कार एंड आपको सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत ही अच्छा समय रहा पिछली तिमाही और मैं कहूँगा कि पिछले 6 महीने बहुत अच्छे रहे। पिछले 6 महीने में हमने करीब 39,50,000 टन प्रोडक्शन की सेल की और हमारा जो एक लक्ष्य था कि हम इस साल में 50,000 करोड़ की सेल कर पाएँगे, वो अभी पूरा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि 26,000 करोड़ की सेल हुई है पहले H1 में पहली छमाही में और रिजल्ट अच्छे रहे। 2500 ज़्यादा 2500 करोड़ का हमने प्रॉफिट भी किया है और एबिटा बहुत अच्छा रहा है 9000 करोड़ यानी कि 9000 करोड़ का एबिटा रहा और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम करीब 42 लाख टन यानी कि 4.2 मिलियन टन प्रोडक्शन और करेंगे 6 महीने के अंदर। तो कुल मिला के हमारे को उम्मीद है कि 8.1 मिलियन यानी कि 81 लाख टन की प्रोडक्शन होगी जो कि हमारा लक्ष्य था 8.2 मिलियन का, हम उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचेंगे और इंटरनेशनल मार्केट अभी भी बहुत अच्छी है, डोमेस्टिक मार्केट भी काफ़ी अच्छी है और जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो मार्जिन्स बरकरार हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इसी प्रकार से आगे आने वाली तिमाही में और लास्ट क्वार्टर में भी इसी प्रकार से आने की संभावना है। अच्छा, शर्मा सर, 2 मेजर डेवलपमेंट्स जिसमें एक कंपनी ने अपने डेट को अच्छे से रिड्यूस किया, ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। तो ये जो डेट रिडक्शन का प्लान है, ये गोइंग फॉरवर्ड कैसे रहने वाला है? कब तक हम डेट फ्री होता हुआ देखेंगे कंपनी को? और दूसरा जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ी थी, कोकिंग कोल वगैरह के प्राइसेस, आयरन ओर वगैरह प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट था। तो क्या मार्जिन पे हिट आया इसका? और दूसरा Q3, Q4 ऑनवर्ड सेकंड हाफ में मार्जिन पिक्चर कैसी रहेगी? जी सबसे पहले डेट पे मैं आपका जवाब दूंगा कि डेट रिडक्शन का काफी अच्छा प्लान है हमारा 45,000 करोड़ यानी कि 45,000 करोड़ 2016-2017 में हमारा डेट था जो कि अभी घट के 11,100 करोड़ पे आ गया है और इस साल में यानी कि मार्च 2022 तक हम इसको कम करके 5,000 करोड़ के आसपास ले आएंगे। उसके बाद हमारी उम्मीद है कि पहले क्वार्टर में ही 2023 के पहले क्वार्टर में या ज्यादा से ज्यादा जुलाई के महीने तक यानी कि 4 महीने में हम नेट डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे। तो ये कंपनी का लक्ष्य है। मुझे उम्मीद है कि हम इसको पूरा कर पाएंगे। दूसरा सवाल आपका रहा इनपुट कॉस्ट के ऊपर। यस, इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अभी भी बढ़ी हुई है। जो कोकिंग कोल के प्राइस काफी ज्यादा हुए, उसके साथ साथ प्राइस के अलावा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया वो शिपिंग कॉस्ट के ऊपर आया। शिपिंग के जो डैमेज थे वो $70,000 से $80,000 पर डे के हिसाब से हो गए थे और इसी प्रकार से जो कोल है उसका जो इंपोर्ट जब होता था वो 28 से $30 यानी कि 28 से $30 पर टन पे उसका जो भाड़ा है, जो डेली हायर चार्जेस हैं, जो फ्रेट पर टन जो आता है उसका इम्पैक्ट आ गया था, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत ही कठिन समस्या से जूझना पड़ा। अभी पिछले 3-4 दिन से काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। स्टीम कोल के प्राइसेस तो तकरीबन 65 से $70 गिर चुके हैं और इंडेक्स आप देख रहे हैं कि आज इंडेक्स $110 पे आ गया है। इसी प्रकार से जो कुकिंग कोल है इसके प्राइसेस गिरने स्वाभाविक है। ये मुझे उम्मीद है कि अगले 6 से 8 हफ्ते में कुकिंग कोल के प्राइसेस में भी काफी कमी देखने और जैसे ही शिपिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है तो दोनों का जो एक मिश्रण होगा उससे एक स्टील की कॉस्ट कम होगी और जिसका लाभ, जिसका फायदा जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन किया जाएगा और कस्टमर्स की जो कंजम्पशन है स्टील की वो बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय में ये भी एक अच्छी न्यूज है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट कॉस्ट वो कम होगी। आयरन ओर के प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुके हैं, कम होके तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। अभी खाली कोकिंग कोल के प्राइस और फेरोलाइज के प्राइस ज्यादा थे जिसकी वजह से ये प्राइस इंक्रीज इंडस्ट्री को करनी पड़ी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में प्राइस करेक्ट होंगे और एक मॉडरेट लेवल पे स्टील के प्राइसेस होंगे जिससे कि इसकी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी और स्टील की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ओके, ओके। शर्मा सर, आपसे हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक अहम खबर अभी अभी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हम देख भी पा रहे हैं कि मिनरल कंसेशन रूल्स में बड़ी डील दी गई है और ये डील शायद उन कंपनियों को दी गई है जिनकी कैप्टिव कोल माइन है, आयरन ओर और
और जैसे जो मिनरल्स हैं उनकी कैप्टिव माइंस के ऊपर सरकार का कुछ जोर है। लक्ष्मण के पास पूरा अपडेट है। लक्ष्मण, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, सरकार ने माइंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मिनरल कंसेशन रूल है उसमें बदलाव किया गया है। अब बदलाव इस तरीके से किया गया है कि जिन कंपनियों के पास कैप्टिव माइंस है, खासतौर से जो नॉन कोल मिनरल वाली कैप्टिव माइंस, मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं आयरन ओर, जिनके पास कैप्टिव माइंस है उनको छूट दी गई है कि वो अपने कैप्टिव माइंस से जो आयरन ओर का उत्पादन करते हैं या फिर दूसरे मिनरल्स का उत्पादन करते हैं, अपने लिए जितना इस्तेमाल करना है कर लीजिए। उस उत्पादन का 50% तक हिस्सा आप दूसरे को बेच सकते हैं। अब तक क्या था कि कैप्टिव माइन से जो उत्पादन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया आप स्टील कंपनी है तो स्टील कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर कंपनी तो सीमेंट कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सरकार ने कहा है कि आप 50% तक मिनरल का दूसरी कंपनी को दे सकते हैं अपनी कैप्टिव माइन से। दूसरी बात, पहले कैप्टिव माइन के ट्रांसफर पर कई सारी बंदिशें थी, उन बंदिशों को हटा दिया गया है और कुछ शर्तों के साथ कैप्टिव माइन को ट्रांसफर करने की छूट दे दी गई है। बता दूं कि सारी बातें नॉन कोल माइन के लिए, जिसमें खास तौर से आयरन और ज्यादा शामिल है। तीसरी बात कि जो कैप्टिव माइंस है, अगर पूरा माइंस आप नहीं देना चाहते हैं, एक कुछ तय हिस्सा देना चाहते हैं, तो तय हिस्सा भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और छूट दी गई है कि आप चाहें, अगर मान लें किसी वजह से कोई चार्जेस फीस देने में आपने देरी कर दी, तो पहले जहां 24% का ब्याज लगता था उसे घटाकर करीब 12% कर दिया गया है। तो नॉन कोल कैप्टिव माइंस के लिए यहाँ एक अहम खबर जो कि आपको अपडेट लक्ष्मण बता रहे हैं। लक्ष्मण से इस पर आगे बातचीत करेंगे। अच्छा शर्मा सर, ये जो खबर लक्ष्मण ने भी बताई कैप्टिव माइंस के लिए एक अच्छी खबर है। जीएसपीएल का तो शायद कोल का कैप्टिव माइन है, क्या आप पर भी इम्पैक्ट आएगा इसका? नहीं, हमारे पास कैप्टिव माइंस दो हैं आयरन ओर की, तो दोनों पे ये बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा। इसी प्रकार से बहुत सारी दूसरी बड़ी कंपनी है जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, इनके पास भी अपनी माइंस हैं। तो जब हम बाजार में मटेरियल को बेच पाएंगे, आयरन ओर को बेच पाएंगे, तो उससे एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, बाजार के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है भारत सरकार का। जब जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी रेशियो जो बीच में गड़बड़ा गई थी, मेरे को लगता है कि इससे काफी ईज आउट सिचुएशन होगी और कंट्री के अंदर जो मिनरल्स हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो कोल है, कोल की माइंस है, कैप्टिव माइंस, जब कोल की कैप्टिव माइंस जीएसपीएल पर हम देखेंगे इसका कितना बेनिफिट जीएसपीएल के रहेगा? अब बेनिफिट निकालना तो अभी बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी पॉलिसी आई है, लेकिन ये है कि जब हम मैक्सिमम अपनी जो प्रोडक्शन करेंगे तो उसको प्रोडक्शन को जो कैप उसके ऊपर है वो कैप का भी इनको उसको डी कैप करना पड़ेगा कि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। देखिए आज जो भी मिनरल्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उनको हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन करनी चाहिए ताकि वो जो मिनरल्स हैं वो भारत की दूसरी इंडस्ट्रीज के काम में आ पाए जिनके पास अपनी आयरन ओर या अपनी कोल माइंस नहीं है। जैसे कि आज भारत के अंदर कोल की जो प्रोडक्शन है वो 2 मिलियन टन पर डे है, लेकिन ये 2 मिलियन टन से बढ़ के इसको कम से कम 4 मिलियन टन पे जाना चाहिए। 4 मिलियन टन का मतलब ये हुआ कि हमारे को साल के अंदर मिनिमम 1.3 बिलियन टन यानी कि 1300 मिलियन टन कम से कम कोयला चाहिए। वो 1300 मिलियन टन कोल अगर जो हम निकाल पाएंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ हो जाएगी और भारत के अंदर जो हम कोल को इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अभी हम 200 से 250 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करते हैं। चलिए, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी है, ज्यादा है। उसका अगर जो इक्विवेलेंट इंडिया में जो हाईएस्ट कोल है वो देखते हैं तो 2 गुना हो जाता है, यानी कि 250 मिलियन टन इंपोर्टेड कोल वो बराबर है 500 मिलियन टन डोमेस्टिक कोल। तो आज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि खनिज पदार्थ को ज्यादा से ज्यादा निकाल के हम उसका पूरा सदुपयोग करें और एनवायरमेंट को डैमेज ना करें। उसके लिए हमारे को अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी और तकनीक लगानी चाहिए ताकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में हम ये मिनरल्स को इस्तेमाल करें। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम डिटेल से बातचीत करने के लिए और ये अहम खबर पर भी अपनी टिप्पणी देने के लिए। लक्ष्मण,